नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं आज एक बार फिर आपके सामने जायसी पद्मावत के सिंहल द्वीप वर्णन खंड के पदों को लेकर के हाजिर हूँ। सोशल मीडिया के इस शिक्षण मंच में आपका मैं डॉक्टर रमेश पुरी, असिस्टेंट प्रोफेसर विषय हिंदी, बहुत बहुत आभार एवं स्वागत करता हूँ कि आप पूर्ण मनोयोग से इस मंच के साथ जुड़े हुए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी उम्मीद, इसी आशा एवं इसी सहर्ष के साथ बने रहेंगे और अपने पाठ्यक्रम से संबंधित विषय वस्तु का घर बैठे लाभ उठाते रहेंगे, जिससे कि न केवल पाठ्यक्रम आपका समय पर पूरा होगा, इसके अलावा आप परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत होते हुए अपनी परीक्षा की तैयारी को जारी रख सकेंगे। इसी क्रम में आज हम पद संख्या 3 एवं उसके आगे के पदों को पढ़ेंगे। कल हमने चर्चा की थी जायसी के बारे में। जायसी का व्यक्तित्व कैसा था, जन्म कब हुआ, उसकी काव्य की विशेषताएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, भाषा इत्यादि के बारे में, और सिंहल द्वीप का वर्णन भी हमने पद संख्या 1 व 2 में पढ़ा था। आज उसी क्रम में हम पद संख्या 3 लेते हैं। मेरे साथ आप भी पढ़ सकते हैं और जैसे जैसे मैं आपको शब्दार्थ बताता जाऊं और एक एक पंक्ति की व्याख्या करता जाऊं, तो आप साथ साथ में उसको समझते जाना और लिखते भी जाना, जिससे कि भविष्य में आपके ये चीज़ें अधिक स्मरण शक्ति में काम बन सके और आपके लिए लाभ उपयोगी हो। जब ही दीप नियरवा जाई, जनु कबिलास नियर भा आई। घन अमराऊ लाग चहुपासा, उठा भूमि हुत लागी आकाशा। तरिवर सबे मले गिरी लाई, भई जग छाह रेनी होई आई। मले समीर सुवावन छाहा, जेठ जाड़ लागे तही माहा। ओही छाह रेनी होई आवे, हरियर सबे आकाश दिखावे। पथिक जो पहुँचे सई के धामू, दुख बिसरे सुख होई बिसरामू। जई व पाई छां अनूपा, फिर नहीं आए सहे यह सही दूपा। अस अमराऊ सगन वन, बरने न पारो अंत। फूले फले छवो ऋतु, जानहु सदा बसंत। प्रस्तुत पद सूफी कवि, प्रेम मार्गी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के सिंहल द्वीप वर्णन खंड से अवतरित हैं। इस पद्य में सिंहल द्वीप के उद्यान का वर्णन किया गया है। जब ही दीप नियरवा जाए, नियरवा मतलब निकट, के जब भी कोई इस सिंहल द्वीप के निकट जाता है, जनु कबिलास नियर भाई। जनु मतलब जानना या प्रतीत होना, कबिलास का अर्थ है स्वर्ग, नियर मतलब निकट, भा आई आ जाना। कि जब भी इस सिंहल द्वीप के निकट जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा लगता है कि मानो स्वर्ग के निकट आ गए। घन अमराऊ लाग चहुपासा। अमराऊ का तात्पर्य है आम के बाग। घन मतलब सघन, कि लाग चौपासा, चौपासा मतलब चारों ओर, किसके, द्वीप के। कौन सा द्वीप, सिंहल द्वीप। कि ऐसा लग रहा है सिंहल द्वीप के चारों ओर सघन आम के बाग लगे हैं। उठा भूमि हुत लागी आकाशा, और इतने ऊंचाई के ये पेड़ हैं, ऐसे लग रहा है जैसे उठा भूमि हुत, भूमि मतलब पृथ्वी, उठा मतलब उठना, कि पृथ्वी से उठ करके लागी आकाशा, अर्थात आकाश को लग रहे हैं, अर्थात स्पर्श कर रहे हैं। तरिवर सबे मले गिरी लाई। तरिवर का अर्थ है पेड़, तरु। मले गिरी मतलब मले पर्वत,
कि सिंहल द्वीप में जितने भी पेड़ हैं वो इतने शीतल व सुगंधित हैं कि ऐसा लगता है कि सभी पेड़ों को मलय पर्वत से लाया गया है। वही जग छा रेनी हो आई, और उन पेड़ों की सघनता से वही जग छा, जग मतलब संसार के संपूर्ण संसार में ऐसा लगता है छा हो गई और रेनी हो आई, दिन में ही रात्रि हो आई है। मलय समीर सुहावन छा, मलय समीर मतलब मलय पर्वत की सुगंधित वायु, सुहावन छा, वो मलय पर्वत की जो सुगंधित वायु है वो सुहावन मतलब अच्छी लग रही है। जेठ जाड़ लागे तहिमा, जेठ ऋतु की गर्मी बहुत भीषण गर्मी होती है, लेकिन कवि यहाँ वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि उनके उद्यान में जेठ की गर्मी भी जाड़ लागे तहिमा, कि जेठ ऋतु की गर्मी भी दिनों में भी हमें सर्दी का, जाड़ मतलब सर्दी का एहसास वहाँ हो रहा है। वही छां रेनी हुई आई, उसी पेड़ों की छां से रेनी हुई आई, रात्रि जैसा अंधकार हो आया है। हरियर सबे आकाश दिखावा, कि उन पेड़ों की हरियाली से, हरियल मतलब हरा, हरियाली से हरियर हरा सबे आकाश दिखावे, कि संपूर्ण आकाश है वो हरा दिखाई दे रहा है। पथिक जो पहुँचे सही के धामू, सही मतलब सह कर के, धामू का अर्थ होता है गर्मी धूप, कि जो भी पथिक हैं यात्री हैं वो धूप सेक करके वहाँ पहुँचता है, वहाँ पहुँचने के बाद दुख बिसरे सुख होई विश्राम, वो अपने सारे यात्रा के दुखों को विश्राम मतलब भुला देता है, सुख होई विश्राम, और विश्राम करते हुए सुख की प्राप्ति करता है। जय वह पाई छा अनुपा, फिर नहीं आई सह यही धूपा। जय वह पाई छा अनुपा, अनुपम छा मतलब छाया, कि जो भी यात्री उस अनुपम अद्वितीय छाया को प्राप्त कर लेता है, फिर नहीं आई, पुनः नहीं आता है, सह यही धूपा, इस संसार की धूप को, काया कष्ट को सहने के लिए उसे फिर यहाँ नहीं आना पड़ता। यहाँ कवि ने उस उद्यान को एक मोक्ष के रूप में वर्णित किया है कि वहाँ जाने के बाद व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। यहाँ लौकिक वस्तु के माध्यम से अलौकिक या पारलौकिक सत्ता को केंद्रित करते हुए कवि ने बताया है। अस अमराहु सगन घन वरना न पारो अंत, इस प्रकार अमराऊ मतलब आम क्या वन, सघन मतलब घना, वरना न पारो अंत, वर्णी मतलब वर्णन, न पारो, पारा मतलब पार पाना, अंत मतलब उसका अंत नहीं पाया जा सकता। अर्थात इस प्रकार आम के घने वनों का वर्णन करके भी अंत नहीं पाया जा सकता, इनके बारे में पूर्ण रूप से नहीं बताया जा सकता। फूले फरे छवो ऋतु जानो सदा बसंत, कि वहाँ तो छहो ऋतु अर्थात 6 की 6 ऋतुओं 12 महीने फूले फरे फूल फलते रहते हैं, जानो सदा बसंत, ऐसा प्रतीत होता है वहाँ तो सदा वसंत ही वसंत हैं। प्रस्तुत पद की भाषा ठेठ अवधि है, दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास व उत्प्रेक्ष अलंकारों का प्रयोग हुआ है तथा सिंहल द्वीप का उद्यान का वर्णन इसमें बड़ा ही रोचक तरीके से किया गया है। आगे चलते हैं पद संख्या 4 की ओर। फरे आब अति सघन सोहाई, और जस फरे अधिक सिर नाई, कटहर डार पिंड सन पाके, बडहर सो अनूप अति ताके, खिरनी पाकी खांड अस मीठी, जामुन पाकी भंवर अति डीठी, नरियर फरे फरी फर हरही, पूरे जानू इंद्रासन पूरी, पुन महुआ चु अधिक मिठासु, मधु जस मीठ पहुप जस बासु,
और खजहजा अनबन नाहू, देखा सब राउन अमराऊ। लाग सबे जस अमृत शाखा, रहे लोबाई सोई जो चाखा। लवंग सुपारी जाय फल, सब फर फरे अपूर। आस पास घन इमली, जो दन तार खजूर। प्रस्तुत पद्य मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के सिंहल द्वीप वर्णन खंड से लिया गया है। इस पद्य में सिंहल द्वीप के फल के उद्यान की विशेषताओं का, वहाँ के पेड़ पौधों का, फलों का वर्णन किया गया है। फरे, फरे मतलब फलना। आम, आम का मतलब होता है आम। अतिसग, अति सघन। सुहाई मतलब सुशोभित होना। और जस फरे, अधिक सिरनाव। और जस, जस मतलब जैसे। फरे फलित होते हैं, अधिक, ज़्यादा। सिरनाव मतलब, सिरनाव मतलब झुकना। कवि इस पंक्ति में सिंहल द्वीप के फलोद्यान का वर्णन, उद्यान का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि फरे आब अति सघन सुहाई। यहाँ अत्यंत सघन आम फले हुए हैं, वो अधिक सुंदर या सुशोभित लग रहे हैं। और जस फरे अधिक सिरनाव, और जैसे जैसे फलते हैं वो अधिक फल पुष्पित होते हैं, वह अधिक सिरनाव और नीचे की ओर अधिक झुक जाते हैं। कटहर डार पिंड सन पाके। कटहर का अर्थ होता है कटहल। डार, डाली। पिंड मतलब तना। सन मतलब संपूर्ण। पाके कि जो कटहल के फल हैं वो वृक्ष की डाली शाखाओं से लेकर तने तक लद गए हैं और पक गए हैं। बडहर सो अनूप अति ताके। बडहल ये भी एक प्रकार का फल है। सो अनूप मतलब अनुपम, अति ताके। बडहल का फल भी फलित होकर के अत्यंत अनुपम लग रहा है। खिरनी पाकी खांड अस मीठी। खिरनी पक करके खांड मतलब चीनी के समान बहुत ही मीठी हो गई हैं। जामुन पाकी भंवर अति डीठी। जामुन जो काले जामुन आते हैं उनका वर्णन किया। जामुन पक करके भंवर अति डीठी। डीठी का अर्थ होता है दिखाई देना। ब्रह्म के जामुन पक करके भंवरे के जैसे काले काले दिखाई दे रहे हैं। नरियर फरे फरी फरहरी। नरियर मतलब नारियल। नारियल के पेड़ पर भी नारियल फल गए हैं, लग गए हैं। फरी फरहरी। फरहरी मतलब एक फुरहरी नाम की बेल होती हैं। फरी फैल जाना कि फुरहरी भी फैल गई हैं। पूरे जानू इंद्रासन पूरी। ऐसे पूरे दृश्य को देख करके ऐसा जानू मतलब प्रतीत होता है कि ये साक्षात इंद्र की पुरी या नगरी है, यथार्थ इंद्र की नगरी का ये बगीचा है। पुन महुआ चूह अधिक मिठासु। पुन महुआ, महुआ एक पे वृक्ष होता है जिसमें महुआ के फूल लगते हैं कि पुन फिर महुआ चू अधिक मिठासु, कि महुआ चू रहे हैं मतलब उनसे रस टपक रहा है और वह अधिक मीठा है। महुआ चू अधिक मिठासु, महुआ के फूलों से रस चू रहा है, टपक रहा है जो अत्यंत मीठा है। मधु जस मीठ पुप जस बासु, उसमें मधु मतलब शहद जैसा मीठापन है और पुहुप मतलब फूल, जस बासु और पुष्प के समान, फूलों के समान उसमें सुगंध है। और खजहजा अनबन नाव, और खजहजा एक प्रकार का मेवा को खजहजा कहते हैं। और खजहजा अनबन नाव के वहाँ अत्यंत बहुत सारे मेवे हैं जिनके अनबन नाव, जिनके नाम भी ज्ञात नहीं है। नाव मतलब नाम, अनबन मतलब ज्ञात ना होना। देखा सब राउन अमराव, ये सब मैंने राजा की उस उद्यान में देखा है। अमराव मतलब आम के बगीचे में देखा है। लाग सबे जस अमृत शाखा, रहे लोभाई सोई जो चाखा, कि ये जितने भी सभी सब लाग सबे जस अमृत शाखा,
कि सब वृक्ष हैं अमृत जैसी शाखाएं लग रही हैं। रहे लोबाई सोई जो चाखा, जिसको इन्होंने चख लिया है वो यहाँ लुभा जाता है, अर्थात यहाँ से उसके जाने का पुनः मन नहीं करता। लवंग सुपारी जायफल सब फर फरे अपूर, आस पास घन इमली जोधन तार खजूर। कि लवंग सुपारी जायफल इत्यादि सब अधिक फल फूल रहे हैं। फर फरे अपूर, अपूर मतलब अधिक फल रहे हैं। आस पास घन इमली, और आसपास घनी इमली के वृक्ष हैं। और जोधन तार खजूर, और वहाँ जोधन मतलब घने ताड़ और खजूर के वृक्ष भी हैं। प्रस्तुत पद्य की भाषा सरल सुबोध बोधगम्य है। ठेठ अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। दोहा चौपाई शैली का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास उदाहरण अलंकारों की योजना देखने को मिलती है। उद्यान की विशेषताओं का वर्णन इस पद्य में किया गया है। आगे चलते हैं। पद संख्या 5। बसही पंखी बोलई बहु बाखा, करई हुलास देखी के शाखा। बोर होत बोलई चुह चुही, बोलही पांडुक एके तुही। सारो सुआ जो रहच करही, कुरही परेवा ओ कर बरही। प्यू प्यू कर लाग पपिया, तुई तुई कर गुडूरी जिया। कुहू कुहू करी कोयल राखा, ओ भिंगराज बोल बहु बाखा। दही दही करी महरी पुकारा, हारिल बिनवे आपन हारा। कुहू कही मोर सोहावन लागा, होर कुराहर बोलही कागा। जावत पंखी जगत की, भरी बैठे अमराऊ। आपनी आपनी भाषा, लही दई कर नाऊ। प्रस्तुत पद्य मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के सिंहल द्वीप वर्णन खंड से लिया गया है। इस पद्य में सिंहल द्वीप की विभिन्न पक्षियों और उनकी भाषाओं का वर्णन या उनके चहचहाने का वर्णन किया गया है, जो कि बहुत ही रोचक और अत्यंत आकर्षक बन पड़ा है। जायसी ने दोहा चौपाई को इस प्रकार से साथ लेकर के चले हैं कड़वक छंद के माध्यम से कि इसको पढ़ना ही अपने आप में एक आनंद की अनुभूति देता है, और बाद में इसका अर्थ कर लें तो उसका कहना ही क्या है। बसई पंखी, बसई मतलब बसना, पंखी मतलब पक्षी। बोलई बहु बाखा, बोलते हैं बहु मतलब कई प्रकार की, बाखा मतलब भाषा। करे हुलास देखी के शाखा, शाखा वृक्ष की शाखाओं को देखकर उल्लास मतलब आनंदित होना। प्रस्तुत पंक्ति में जायसी कहते हैं कि सिंहल द्वीप में वहाँ बहुत से पक्षी बसते हैं और बोले बहु बाखा, और विविध प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। करई हुलास देखी के शाखा, हुलास मतलब आनंद, शाखा मतलब पेड़ की शाखाएं, और वह वृक्षों की शाखाओं को देख करके उल्लास प्रकट करते हैं, आनंदित हो जाते हैं। भोर होत बोलई चूह चूही, की भोर मतलब सूर्योदय से पूर्व का समय। भोर होत कि भोर होते ही, सवेरा होते ही, चूह चूही, चूही चूही एक पक्षी है, वह बोलने लगता है। बोलही पांडुक एके तुई, पांडुक, पांडुक भी एक पक्षी का नाम है। या एके तुई मतलब एक तू ही, कि पांडुक नामक पक्षी भी एक तू ही की रट लगाने लगता है। सारो सुआ जो रहच करई, सारो, सारो का अर्थ होता है मैना, एक पक्षी है। सुआ मतलब तोता, कि मैना और तोता अपनी आवाज़ में चहचहाने लगते हैं। रहच करई मतलब चहचहा कर रहे हैं। कुरही परेबा ओ करबरी, परेबा मतलब कबूतर, और करबरही एक पक्षी का नाम है, कि कबूतर और करबर नामक पक्षी कुरही, कुरही करें मतलब गुटर गू की आवाज़ करने लग जाते हैं। कुरही का अर्थ है गुटर गू। प्यू प्यू कर लाग पपिया, पपिया प्यू प्यू की ध्वनि करने लगता है।
तुई तुई कर गुडरी जिया। गुडरी एक पक्षी है, वो तुई तुई की आवाज़ कर रही है उस उद्यान में। कुहू कुहू करी कोयल राका। कोयल कुहू कुहू कर कूक रही है, अपनी ध्वनि निकाल रही है। ओ बिंगराज बोले बहुबाखा। और भ्रमर है वो भुनभुनाता हुआ अनेक प्रकार की ध्वनि निकाल रहा है, अनेक प्रकार की भाषा बोल रहा है। दई दई करी महरी पुकारा। महरी एक पक्षी का नाम है, जिसे हम चिड़िया कहते हैं, ग्वालिन चिड़िया, कि वो दही दही कर करके पुकार रही है। हारिल बिन वे आपन हारा। और हारिल पक्षी अपनी व्यथा कर रहा है। कुहू कही मोर सुहावन लागा। मोर का कूकना बहुत ही अच्छा लगता है। और कुराहर बोले ही कागा। और कौवे के बोलने से कोलाहल की अनुमति होती है। और मतलब होना, कुराहर बोले ही कागा। कुराहर मतलब कोलाहल, बोले ही कागा। कागा या कौवे के बोलने से कोलाहल की अनुमति होती है। जावत पंखी जगत के भरी बैठे अमराओ। के संसार के जितने भी पक्षी हैं वह उस बगीचे में जब जाते हैं, भरी बैठे अमराओ, वहाँ अपने भली प्रकार से उस आम की बगिया में, सिंहल द्वीप में जो है, वहाँ बैठ जाते हैं। आपनी आपनी भाषा लही देही करना। वह अपनी अपनी भाषा बोल करके मानो ईश्वर का नाम ले रहे हैं, उनके चरणों में सिर झुका रहे हैं। धन्यवाद। इस प्रकार हमने आज पद संख्या 3, 4 व 5 को पढ़ा। कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने नए पदों को लेकर। जब तक के लिए आपको आज यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।